बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 सेल, है ना। तो सेल में हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। एनसीईआरटी से हमने प्रोकैरियोटिक सेल कवर कर लिया है, यूकैरियोटिक सेल कवर कर लिया है, और हमने सेल मेम्ब्रेन भी कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट में पढ़ाने वाली हूँ आपको सेल वॉल। ओके, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल में क्या होता है कि सेल वॉल मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, यानी जिस पर भी सेल वॉल होगी वो मेनली मतलब वो एनिमल तो हो ही नहीं सकता, वो प्लांट होगा या फिर बैक्टीरिया होगा। लेकिन जब शुरू में डिस्कवरी हुई थी तो ऐसे डिफाइन किया गया था कि जिस पर सेल वॉल है वो प्लांट है और जिस पर नहीं वो क्या है, एनिमल है। सो हम अभी सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंट जैसे ऑर्गेनिज्म चेंज होगी तो सेल वॉल की कंपोजिशन चेंज होगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो सेल वॉल है वो कैसी है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी ये जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है ना, न्यूक्लियस भी इसके अंदर नहीं है। सेल वॉल फॉर्म्स आउटर कवरिंग। अब अगर नॉन लिविंग है तो इसका काम क्या है, तो देखिए ये आउटर कवरिंग है ना। कवरिंग जैसे कि घर में कुछ मजबूती के लिए कुछ सीमेंट वगैरह करते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये क्या है, आउटर कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर होती है, फंजाई के अंदर मिलेगी आपको और प्लांट्स में मिलेगी, बैक्टीरिया में भी होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, ये देखिए शेप ही नहीं दे रही, सेल को क्या नहीं दे रही, ऑर्गेनिज्म को सिर्फ शेप ही नहीं दे रही, प्रोटेक्ट भी कर रही है, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट कर रही है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उस पर कोई भी अटैक कर सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोस्कोप आके अटैक कर सकते हैं। अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल एक रिजिड सेल है, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन से भी वो बचाती है, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, प्रोटेक्ट कर रही है, सेल को शेप दे रही है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंट्रैक्शन, और ये सेल से सेल का इंट्रैक्शन भी करवा रही है, एंड प्रोवाइड कर रही है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स अंदर ना आ सकें जिसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं है। एल्गी के पास भी सेल वॉल है, ठीक है, जो कि किससे बनी होती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, एज इट इज़ लाइन आ जाती है। तो एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, गैलेक्टन से, मैनन से, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से। और अदर प्लांट्स की बात करें तो उसकी किससे बनी होती है, तो देखिए उसकी किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, देखिए सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से बनी होती है। याद रहेगा, ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको इसे याद रखना है कि एल्गी की किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से, और जो प्लांट्स है उसकी किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन, CHPP ऐसे करके भी याद कर सकते हो, मतलब याद करना है कैसे भी याद कर लेना। सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट जो है उसको सबसे पहले, जो यंग प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट देखा ना अपना, ग्रीन कलर का होता है, वो छोटा सा स्टेम उसका आ जाता है। तो वहाँ पर देखिए प्राइमरी वॉल कौन सी होती है, पहली जो सेल वॉल आती है उसे बोलते हैं प्राइमरी वॉल। वो कैपेबल होती है, वहाँ पर ग्रोथ भी जाती है, बिकॉज डेड नहीं हुई है तो वो भी ग्रो करती है साथ साथ प्लांट के। ग्रेजुअली डिमिनिश, और बाद में ये डिमिनिश हो जाती है सेल जब मैच्योर हो जाती है, एंड सेकेंडरी वॉल बन जाती है, इनर साइड बनती है सेल के, ठीक है। बाहर की साइड प्राइमरी वॉल होगी, और फिर इनर साइड क्या आ गई आपकी, सेकेंडरी वॉल, और ये प्राइमरी वॉल क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, है ना, ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब ये वाली बचेगी अंदर वाली सेल वॉल। द मिडल लेमेला, इसके बीच में एक मिडल लेमेला होती है, मेनली जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है बच्चों, विच और द ग्लूज, क्या करती है, ग्लूज का काम करती है, जो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है ना, वो क्या है हमारी कैल्शियम पैक्टेट की मिडल लेमेला, जो डिफरेंट नैबरिंग सेल से एक दूसरे को मिलाती है एक दूसरे से। द सेल वॉल एंड मिडल लेमिली ट्रांसपोर्ट ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबर सेल। मान लीजिए एक सेल क्या है, एक सेल यहाँ पर है आपकी, राइट, और एक सेल यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो इसके बीच में है वो मिडल लेमेला बनी हुई है, एक मिडल लेमेला सेल वॉल भी है इसके आसपास, मिडल लेमेला भी, तो यहाँ पर एक प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे करके बन जाता है। थोड़ा सा क्लियर आपको दिखा नहीं होगा अभी, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। ये देखिए एक सेल, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। यहाँ पर पहले हमने कहा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट। अब यहाँ पर मिडल लेमेला दो नेबरिंग सेल को जोड़ती है ना। अब यहाँ पर इसके ट्रांसफ़र के लिए ये ऐसा करके प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है, जिसके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ईजिली हो जाता है, कुछ भी चला जाता है इधर, ठीक है। अब क्लियर हो गया। देन हम पढ़ रहे हैं इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, देखिए एक सिस्टम होता है ना, मतलब एक कोऑर्डिनेट टाइप का सिस्टम है ये। अब यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गन इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनी ऑफ दिस आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मे बी ऑफ दिस कंसिडर टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये क्या बता रहा है, जो भी आपके ऑर्गेनिल हैं, मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल हैं, वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फंक्शन में वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। ओके, इंपॉर्टेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आपको ये याद रखना है इसमें कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिल हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है। तो आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये।
सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट ये नॉट कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, ये मैं समझना कि कोऑर्डिनेटेड है, ये सब क्या है, नॉट कोऑर्डिनेटेड। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटेड सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा आपका, रफ वाला, और एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। जो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें नेटवर्क ऑफ रेटिक्यूलम दिखाई देता है। जो टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ये फैले हुए होते हैं जाल की तरह। देखिए दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म में कैसे जाल की तरह फैले हुए हैं ये रहे, तो इसे बोलेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपको कुछ ऐसे भी दिख रहा है जहाँ पर आपका राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, देखिए कहीं कहीं है ना, कहीं कहीं ये गोल गोल है इसके ऊपर राइबोसोम ये रहे, और कहीं नहीं भी है। तो जहाँ पर नहीं है हम उसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और जहाँ पर जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर है, तो इसे क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है, प्रोटीन बनवाता है, ठीक है, और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है, वो लिपिड बनवाता है। देखिए यहाँ पर इसको ही डिफाइन किया गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसे बोलते हैं, अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो देखिए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है ना, एंड क्रिएशन करता है, एंड दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द, ये एक्सटेंसिव होता है, कंटिन्यूस होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, क्लियर। एंड द स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल्स, यानी जहाँ मेजर साइट यही होती है जहाँ पर लिपिड बनता है, एंड एनिमल्स एंड लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस इन, जो भी स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो लिपिड से ही बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इतना याद रहेगा, आपको याद रखना है। रफ वाला क्या बनता है, जहाँ पर राइबोसोम होते हैं वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, और वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, जिससे स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। तो ये इतना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्लियर हो गया आपका। अब देखिए गोल्गी एपेरेटस क्या होता है। गोल्गी एपेरेटस कैमिलो गोल्गी ने इसे 1898 में क्या करा था, डिस्कवर्ड। ओके, डेंसली स्टेन्ड रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, जैसे न्यूक्लियस इधर है तो ये ऐसे करके न्यूक्लियस के पास होंगे। द कंसिस्ट फ्लेट डिस्क शेप से, एक सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर से वन डायमीटर के बराबर है इसका, ठीक है, डायमीटर इसका। दिस आर स्टेक पैरेलल, देखिए पैरेलल है ना, एक दूसरे के बराबर बराबर जा रहे हैं ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, अलग अलग सिस्टर्नी जो है, मतलब हो सकता है कि किसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कम सिस्टर्नी हो, किसी में 4 हो, किसी में 6 हो, तो ये नंबर क्या है, वेरिएबल है। द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में है ना, कॉन्वेक्स सिस यानी फॉर्मिंग फेज। देखिए यहाँ पर क्या होती है, फॉर्मिंग फेज, और इधर क्या होती है, ट्रांसफॉर्मिंग फेज। तो यहाँ पर फॉर्मिंग कह दीजिए और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग वाली फेज हो गई। जो फॉर्मिंग फेज है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स यानी सिस, और द फॉर्मिंग फेज, और जो कॉन्केव यानी ट्रांसफेस होती है वो होती है मैचुरिंग फेज, है ना, जो ट्रांसफर कर रही है। दिस एंड ट्रांसफेज ऑर्गेनी में डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड है ना, ये साइड कॉन्वेक्स टाइप है और ये क्या है, कॉन्केव टाइप है ना, तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है ना, ऐसे करके जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल, इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके इंटरकनेक्टेड होती है। अब जो गोल्गी एपरेटस है प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, किसका काम कर रही है, मटेरियल जो भी आ रहा है उसको पैक करने का काम कर रही है। टू बी डिलीवर आइदर द इंटरसेलुलर टारगेट और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड सेल के आउटसाइड फेंक रही है उन्हें। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी एपरेटस एंड मूव टुवर्ड्स द मैचुरिंग फेज। अब वो क्या हुई है कि वो सिस फेज से अंदर आएगी और जो टुवर्ड्स द मैचुरिंग फेज, यानी वो कहाँ से ट्रांसफर होगी, जो कॉन्केव वाला ट्रांसफेज है जिसे हम मैचुरिंग फेज बोल रहे हैं, वहाँ से वो बाहर निकल जाएगी सेल मेम्ब्रेन की साइड। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये क्यों गोल्गी एपरेटस क्लोज एसोसिएशन बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। अ नंबर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि देखिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं सबके सब, जैसे कि एक फैक्ट्री होती है ना, वहाँ पर एक काम एक मशीन करती है, पैकेजिंग का काम दूसरे लोग करते हैं, उसका साफ सफाई का काम तीसरे लोग करते हैं, तो यहाँ पर भी यही चल रहा है। प्रोटीन बनाया राइबोसोम ने, फिर वहाँ पर वो थोड़ा सा मैच्योर हुआ, फिर वहाँ पर आगे और उसमें डिफ्रेंशिएट हुआ, तो यहाँ पर सिंथेसाइज द नंबर ऑफ प्रोटीन देखिए सिंथेसाइज बाई राइबोसोम ने बनाया, जो कि कहाँ पर द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर प्रेजेंट था। अब जो सिस्टर्नी गोल्गी बॉडी के अंदर आए तो मॉडिफाइड हो गया सिस्टर्नी के अंदर, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस, और बाहर जब ये यहाँ पर मॉडिफाई हो गया तो ट्रांसफेज से बाहर निकल गया, राइट। देखिए गोल्गी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जो गोल्गी एपरेटस है वो इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ओके, इंपॉर्टेंट साइट।
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की इंपॉर्टेंट साइड कौन सी है? गोल्गी अपैरेटस की। अब देखना नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। देखिए ये जो लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन है, पैकेजिंग करता है। गोल्गी अपैरेटस ने जो अभी प्रोटीन भेजी है उसको क्या कर देता है? पैक कर देता है। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिलस हैव बीन फाउंड टू वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जो लाइसोसोमल वेसाइकल्स होती हैं ऐसे करके गोल गोल बनी होती है, अब इनके अंदर जो है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? बहुत से जो तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं ना एंजाइम, जैसे लिपिड को तोड़ते हैं तो लाइपेसिस बोल दिया, प्रोटीएसिस बोल दिया, अगर प्रोटीन को तोड़ रहे हैं तो प्रोटियोसिस, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेसिस। तो सारे के सारे एंजाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिमली इनका एसिडिक पीएच होता है। एंजाइम कब काम करते हैं? जब एसिडिक पीएच होता है। और ये कैपेबल होता है डाइजेस्टिंग के लिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कर रहे हैं, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड्स को। ओके, देन वैक्यूल्स आ गया। वैक्यूल्स में मैंने आपको बता दिया, जो वैक्यूल्स होते हैं वो मेनली ज़्यादातर जो सेंट्रल वैक्यूल है वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, इसके अंदर इन द साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। इट कंटेन, देखिए इसके अंदर भी वाटर होता है, सेप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अदर मटेरियल होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, नॉट यूज़फुल नहीं होते प्लांट की सेल के लिए, इसलिए वो बाहर एक तरफ साइड में मतलब पैकेट बना है और साइड में या बीच में डाल दिया जिसके अंदर ये सब भरा हुआ है। अदर जो वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बेटा क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई, देखिए मैंने बताया था प्लांट सेल जो वैक्यूल, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो सेंट्रल भी होती है और बड़े साइज़ की भी होती है, तो 90% ऑफ द वॉल्यूम घेर लेती है प्लांट का। ठीक है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट, जो टोनोप्लास्ट है वो ट्रांसपोर्ट करता है नंबर ऑफ आयन को, अदर मटेरियल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूल। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही है ट्रांसपोर्ट करता है आयंस का। देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन हायर है साइटोप्लाज्म से, बट फिर भी क्या करता है ये मतलब कंसंट्रेशन जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल, अमीबा देखिए, अमीबा देखा ना आपने ऐसा करके होता है, तो अमीबा के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल होती है। इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन यानी अपनी जो एसिडिटी, एसिडिक नेचर होता है उसको कंट्रोल रखती है। एंड एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन यानी जो भी मटेरियल है उसके पास एक्स्ट्रा उसको बाहर फेंक देता है। इन मेनी सेल एज इज प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के पास फूड वैक्यूल्स होती हैं जो बनती हैं फूड पार्टिकल्स एंड जल्दी तक फूड पार्टिकल्स को खाने के लिए फूड वैक्यूल्स बन जाती हैं। ठीक है। अभी आपका यहाँ तक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 ऑर्गेनल्स पढ़े हैं। कौन कौन सा पढ़ा? एक तो एंडोमेम्ब्रेन आपका, पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा, इसमें हमने 2 टाइप के पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ वाला प्रोटीन बनाता है, स्मूथ वाला लिपिड बनाता है। फिर हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ा? गोल्गी अपैरेटस पढ़ा, जहाँ हमने देखा जो राइबोसोम पे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे जिस पर राइबोसोम थे वो प्रोटीन बना रहे थे, तो उसको मॉडिफाइड कौन कर रहा है? गोल्गी अपैरेटस कर रहा है। और पैकेजिंग कौन कर रहा है? लाइसोसोम पैकेजिंग कर रहा है उस प्रोटीन का, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं लाइसोसोम में जो उसको तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, यानी डाइजेशन का काम भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद वैक्यूल से जहाँ पर जो भी बेकार वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी बचा कुछ है, उसे वैक्यूल्स के अंदर डाल दिया। यहाँ पर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। प्लांट में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो 90% होता है वॉल्यूम ऑफ द सेल, प्लांट का, प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम घेर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया इतना। अब आपका नेक्स्ट जो नॉन मेम्ब्रेन पार्ट है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी और आपको आगे किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप ये बताइएगा। ओके, तो थैंक यू।